मुस्लिम इदारों की बात सिर्फ नहीं है, ये तो एक ख़ास किस्म का एजुकेशनल मॉडल है। क्वालिटी एजुकेशन की जो डिबेट है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी सब्जेक्टिव डिबेट है। सिर्फ एजुकेशन का ही नहीं बल्कि हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम का भी चेहरा देखा है, तो ये बहुत डरावना है, बहुत ही भयानक है। एक अधिकार की जो बात है, जो मेन स्ट्रीम समाज के अंदर बात है, जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, वो भी उतना ही ज़रूरी है। कौन किसके हक़ में फ़ैसला ले रहा है, कौन किसको डिक्टेट कर रहा है, ये बहुत तय होना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारी गुफ्तगू जारी रखते हैं। उसामा सर, हमने ब्रेक से पहले जो प्रॉब्लम है उसको सही तरीके से समझने की और डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश की, और ये कहा जाता है कि अगर हम प्रॉब्लम को ही समझ ले अच्छी तरीके से तो वो एक 50% सोल्यूशन बन गया। अब हम सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर कमेटी की जब हमने बात की तो हमने वी हैव सीन द क्लैरिटी ऑफ द प्रॉब्लम इन दैट, राइट। मिथ्स उसके अंदर तोड़े गए हैं। उसके अंदर क्या रिकमेंडेशंस है, थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालिए ना। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, जो सचर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो कई सतह पर रिकमेंडेशंस हैं, और कुछ रिकमेंडेशंस तो उनकी जनरल हैं जो सबके लिए हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन किस तरीके का होना चाहिए, और किस तरीके से उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और किस तरह की एजुकेशन मिलनी चाहिए, कुछ जनरल बातचीत की गई। और जो कुछ बुनियादी रिकमेंडेशंस थी मिसाल के तौर पर, उसमें डाइवर्सिटी इंडेक्स की बात की गई नंबर 1, जिसमें मैं कहता कि वही सोशियो रिलीजियस कम्युनिटीज़ की बात की। मुसलमानों के अंदर ही बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है उसको भी बाहर किया जाए अलग अलग तरीके से, जो कास्ट की लाइन पर है, जेंडर की लाइन पर है, क्लास की लाइन पर है, जितनी जो 3 में बता रहा था उससे मुताल्लिक थी। और जो सबसे दिलचस्प बात उनके अंदर थी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो सवाल एड्रेस किए थे उन्होंने, कि देखना है कि जो स्टेट्स में जहाँ पर मुस्लिम कंसंट्रेशन आबादियाँ हैं वहाँ पर उन्होंने बाकायदा उसकी रिकमेंडेशन, जो मैं एक ही पे बात करूँगा इसी रिकमेंडेशन से बहुत सारी हैं, बट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात उन्होंने की थी कि जो भी मुस्लिम कंसंट्रेटेड इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं ख़ास तौर से, वहाँ पर मॉडल स्कूल्स लाए जाएँ और वहाँ पर एक ख़ास किस्म का अरेंजमेंट किया जाए जहाँ पर मुसलमानों को, मुस्लिम बच्चे और बच्चियों को स्पेशल, मतलब उनको एक मौका मिले और स्कूलिंग का, जो कि बाहर जाहिर है कि स्कूलिंग करने के बाद उनके पास ऑप्शन एजुकेशन के खुलेंगे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी और भी हायर एजुकेशन के अंदर किस तरीके का वो होना चाहिए। तो एजुकेशन के हवाले से काफ़ी कंक्रीट और बहुत ही साफ़ उन्होंने बात की थी कि इसमें जो है मुसलमानों को ख़ास किस्म का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जहाँ पर उन्होंने एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की, जैसे मिसाल के तौर पर जो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर जैसे भी आज हम देख रहे हैं, जैसे जो टिमरीज का रेसिडेंशियल स्कूल्स का आइडिया, कुछ इस तरह के तर्ज पर बात की कि मॉडल स्कूल्स बनाए जाए, साथ ही जो इंक्लूजन भी किया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके लिए, मुसलमानों के लिए अलग से स्कूल बना के छोड़ दिया जाए। जो दूसरे जो स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स, वहाँ पर ही मुसलमानों का ख़ास किस्म का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कम से कम आबादी के तनासुब में तो होना ही चाहिए। ये रिकमेंडेशन जो उसमें सर, एक तरफ जो है ना एजुकेशन की बात होती है, आपने कहा कि टिमरीज जैसे प्रोजेक्ट्स की वजह से जो एक्सेसिबिलिटी है और अफोर्डेबिलिटी है, ये जो है माइनॉरिटीज़ तक, मुस्लिम कम्युनिटी तक पहुँचती है। ये आपका एजुकेशन वाला मामला है। एक दूसरा तरफ ये है कि शायद इसी का एक सबसेट हो, वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नॉट जस्ट एजुकेशन बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन टू हायर लेवल। अगर हमारा पार्टिसिपेशन, जैसे आपने कहा, प्राइमरी पे बहुत ज़्यादा है कम्युनिटी लेवल का, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं डॉक्टरेट्स की अगर हम बात करें, बहुत कम डॉक्टरेट्स आते, तो ये जो है पिरामिड वाला शेप ले लेता है। एक तो एजुकेशन है, खुद एजुकेशन, जिसकी वजह से नॉट जस्ट पब्लिक सेक्टर बल्कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, अगर हम मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड प्लेसेस पे देख रहे हैं कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स भी ओपन अप हो रहे हैं। ये एजुकेशन का नेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होना चाहिए उसका क्या इम्पैक्ट रहता है? अच्छा, देखिए, थोड़ा सा ये इसमें थोड़ी सी बात ये कह दूं कि जो क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जो बात होती है, उसके बहुत सारे मॉडल्स, तो ये सिर्फ मुस्लिम इदारों की बात सिर्फ नहीं है, ये तो एक ख़ास किस्म का एजुकेशनल मॉडल है जी, जो हमारे मुल्क के अंदर है। तो वो चाहे वो मुस्लिम इदारे हों, मतलब मुस्लिम मैनेज्ड इंस्टीट्यूशंस हों स्कूल की शक्ल में, कॉलेज की शक्ल में, या फिर किसी और फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके स्कूल्स कॉलेजेस हों, या स्टेट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस स्कूल्स हों, जहाँ सब जगह तो
जो मॉडल बाई एंड लार्ज हम लोग फॉलो करते हैं वो दैट इज़ ए कॉलोनियल मॉडल, और एक ख़ास किस्म की एजुकेशन को हम एजुकेशन समझ रहे हैं जहाँ पर, और एक ख़ास किस्म के सब्जेक्ट्स हैं, और जिसका डायरेक्ट ताल्लुक उसका ज़िंदगी के साथ साथ डायरेक्ट ताल्लुक आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ से भी है कि मार्केट के अंदर किस तरह की जॉब मिलेगी। तो ये जो क्वालिटी एजुकेशन की जो डिबेट है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी सब्जेक्टिव डिबेट है कि आप किसे क्वालिटी एजुकेशन कहेंगे। क्या क्वालिटी एजुकेशन जो है सब्जेक्ट्स को पढ़ा देने का, अच्छी तरीके से स्किलफुल बना देने का नाम क्वालिटी एजुकेशन है। मैं अपने बहुत स्किल्ड है, मगर हम जो दूसरा एस्पेक्ट है समाज के अंदर रहते हैं, जो डाइवर्सिटी है, जो लोग हैं, जो दूसरे गरीब तबकात हैं, उनके तय हमारा क्या रवैया है। तो क्या क्वालिटी एजुकेशन ये है, क्या एक पैक? तो क्वालिटी एजुकेशन दरअसल एक ख़ास किस्म की चीज़ों से मिलकर एक ख़ास किस्म का पैकेज के साथ है कि जहाँ पे आप बढ़ते हुए कंज्यूमरिज्म, मतलब आज देखिए हम लोग जो देख रहे हैं कि हर चीज़ जो है मार्केट इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई है। एजुकेशन क्या है? तो सिर्फ न्यूमरेसी है, न्यूमेरिकल्स हैं, नंबर्स हैं, और एक ख़ास किस्म की लिटरेसी, डेटा पॉइंट्स हैं जी, डेटा पॉइंट्स है। या एजुकेशन जब हम कहते हैं कुछ लार्जर पर्स, इसका एक प्रोस्पेक्ट है, एक लार्जर मीनिंग है जब हम एजुकेशन कहते हैं कि इस ज़माने में एक इंसान है और एक इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करने वाला, जस्टिस को जानने वाला। मतलब जो मेरा मतलब जिस सब्जेक्ट में मेरी बेसिक ट्रेनिंग है, मतलब मैं जो सब्जेक्ट में पढ़ता और पढ़ाता हूँ, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। शायद इसको आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं अलग बात है, मगर क्या हम इस तरह की, तो क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ स्किल और कॉम्पिटेंसी इम्पार्ट करने का नाम नहीं किसी खास सब्जेक्ट में, बल्कि उसके अंदर जो मैं कह रहा था कि जो इंक्लूसिव सोसाइटी है और जो खास किस्म की इंसानियत है, और कंज्यूमरिज्म, बढ़ते हुए कंज्यूमरिज्म के साथ कितना हम नेगोशिएट कर पाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो और जो कि हम कितना इंश्योर कर पा रहे हैं, ये जो प्राइवेट स्कूलिंग का जो पूरा मॉडल है, और जो खास तौर से अभी जो पैंडेमिक के दौरान हमने जो चेहरा देखा है, सिर्फ एजुकेशन का ही नहीं बल्कि हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम का भी चेहरा देखा है, तो ये बहुत डरावना है, बहुत ही भयानक है। तो मुझे समझ में ये आ रही है कि हम अगर एजुकेशन को जो है इसके आउटकम से देखते हैं, तो आउटकम जो है हमारे शायद 3 लेवल्स पे हो। एक तो हमारा शॉर्ट टर्म आउटकम हो, शॉर्ट टर्म रिजल्ट हो, और फिर हमारा एक मीडियम टर्म हो, फिर एक हमारा लॉन्ग टर्म हो। अगर ये 3 लेवल्स पे अगर वो सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाते हैं वो एजुकेशन, तो तब शायद वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन कही जाएगी। एक और एक फैक्टर है, शायद आप रोशनी डालिए, कि जो हमारे NGOs है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिसे कहा जाता है, इनका रोल और इनका इम्पोर्टेंस एक कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ाने में, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने में, एक एक्टिव रोल उनकी सोसाइटी को प्रोग्रेस करने में लगता है। ये थोड़ा बताइए इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मगर ये भी सवाल एक लार्जर सवाल से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं आता हूँ, फिर इसके बाद पर्टिकुलर सवाल पे आता हूँ। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि जैसे अभी पिछले जब हम समझने की बात कर रहे थे, तो मैं एक दो डेटा छोटा सा शेयर करता हूँ आपके साथ कि जिस तरीके से जो अभी पॉलिटिकल रिजीम हमारी है, और जिस तरीके से इसने प्रॉमिस किया एजुकेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, लाइवलीहुड के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान इससे इम्प्रेस नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। डेटा बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, 2014 से पहले का देखेंगे, जो शेयर जो गया है बीजेपी को गया है मुसलमानों का 6 से 7% है। 14 में अच्छा खासा गया 9। 2019 के इलेक्शन में के बाद जो डेटा मुस्लिम वोट शेयर है बीजेपी को, पता है आपको कितना? 20%। ये मेरी रिसर्च नहीं, ये PU रिसर्च सेंटर की रिसर्च है, जो कि 20% डेटा, मतलब रिजर्व मुसलमानों का वोट गया। या इसका मतलब क्या हुआ? हर 5वां मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहा है। आप इसको पसंद करें ना करें, कैसे भी देखें, हम जो इससे मतलब निकालना चाह रहे हैं ये कि मतलब इसका मतलब मुसलमानों के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे क्या हैं फिर? और कम्युनिटीज़ की तरह एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, लाइवलीहुड का मुद्दा है, उसको रोज़गार चाहिए, उसको सड़कें तो चाहिए, लेकिन वो चीज़ें मुझे ज़्यादा चाहिए आज की तारीख में। ये बढ़िया AC रूम तो चाहिए, ठीक है, वो एक लेवल की बात है, लेकिन पहले तो मुझे खाना चाहिए, पहले तो मुझे एजुकेशन चाहिए, जो कि आपस में ताल्लुक है। ये अगर आप अपील करते हैं, और इसलिए देखिए, अगर आप देखेंगे मुस्लिम वोटिंग जो पैटर्न है, इलेक्टोरल पैटर्न है क्रॉस इंडिया, आप देखेंगे कि मुसलमान वोट बैंक जैसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत सारी स्टडीज इस पे हैं, कर रहे हैं लोग, बता रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मुसलमान हमेशा अभी जो वोट दे रहा है, मुसलमान जो वोट दे रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट को और एजुकेशन को देख के दे रहे हैं वोट की। हमें इससे क्या फ़ायदा, हमारा इससे डेवलपमेंटल हमारा एस्पेक्ट क्या होगा, ये है। ये इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि जो NGO सेक्टर जो है, जो काम ये कर रहे हैं एक सतह पर, ये काम तो सरकारों के थे, ये काम तो NGO का नहीं था, आपका और मेरा नहीं था।
मतलब एम्प्लॉयमेंट का मसला, लाइवलीहुड का मसला, ये जितने मसाइल हैं ये तो सरकारी मतलब स्टेट ओन्ड इश्यूज थे कि भाई आपको उनको हेल्थ केयर देंगे, उनको आप इस तरह से देंगे। अब वो सरकारें, चूँकि जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि किसी एक पार्टी नहीं बल्कि एक डिज़ाइन है, पूरी ग्लोबल डिज़ाइन है जिसमें आप एक ख़ास किस्म की मार्केट इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं प्राइवेट कैपिटल पूंजी जिसकी बात करते हैं, उस तरह की इकोनॉमी है जहाँ पे चल रहा है। तो ऐसे में तो NGO सेक्टर जो है ये, और जिस चीज़ों को आप डोर टू डोर सरकारें नहीं पहुंच रही हैं और पहुंच जा रही हैं तो उनकी मदद करने में तो एक इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इंटरमीडिएट ये उभरी हैं और ये काफ़ी तेज़ी से उभरी हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनका रोल नहीं है, इनका रोल तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बाकायदा इसकी पढ़ाई होती है, इस पर कोर्सेज हैं और एक पूरी एक दुनिया इसके साथ उभरी है। तो ये तो एक बड़ा है जिसमें कि जो मैं भी कह था कि जो पसमानदगी की जो अपनी सतह को समझना और पसमानदगी अलग अलग तरीके की जो पसमानदगी है उसको समझना, उसको समझने में काफ़ी ये इससे मदद मिलती है। ये अच्छा लगता है देख के और ये बहुत ज़रूरी है कि जो कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हों, NGOs हों या स्कूल्स हों या कॉलेजेस हों या फॉर दैट मैटर यूनिवर्सिटीज़ हों, कोई और वेंचर हो, इकोनॉमिक वेंचर हो, वो बहुत ज़रूरी है। मगर साथ ही साथ वही सिर्फ नहीं है, मतलब वो एक एक्सक्लूसिव अप्रोच है, लेकिन साथ में जो मैं कह रहा था, जो अपने राइट की लड़ाई है, लड़ाई इन द सेंस जो एक प्रोसीजरल जस्टिस का जो सवाल है, जो कानूनी एक अधिकार की जो बात है, जो मेन स्ट्रीम समाज के अंदर बात है, जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, वो भी उतना ही ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि एक इलाके के जो जितने मुसलमान हैं उन सबको मुस्लिम इदारे में लाया जाए, अगर तो ये खास किस्म का सेग्रीगेशन होगा, ये नुकसान एक अलग तरीके से बाद में पहुंचाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि जितना आप कर सकें वो ले आएँ, लेकिन साथ ही में जो दूसरे स्कूल्स हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर और भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, एक जिसे मेन स्ट्रीम बेसिकली कहते हैं, वहाँ पर भी जाने की ज़रूरत है। तो ये फैलाव बहुत ज़रूरी है और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डाइवर्सिटी मुसलमानों के अंदर डाइवर्सिटी है, लाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए, गरीब मुसलमान, अमीर मुसलमान, अंसारी मुसलमान, सैयद मुसलमान, गांव का मुसलमान, शहर का मुसलमान, बंगाली मुसलमान, असमीज मुसलमान, आप देख रहे हैं। जी जी जी। गरीब औरत, अमीर औरत, आप जितने लाइंस पे आप देख सकते हैं। अगर आखिरी सवाल हम देखते हैं कि एक है इनविजिबल जेंडर जिसे कहा जाता है, जो कि हमारे विमेन हैं एक हर कम्युनिटी के अंदर। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जिस इदारे से हमारा वाबस्तगी है उसमें 4 लड़कियां जो है वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट में वो लोग इलेक्ट हुई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हो अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर इनका रोल हम समझने की कोशिश करते हैं और इनका इम्पोर्टेंस हम समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा एक सोसाइटी को, एक कम्युनिटी को बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए? बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है और ये जैसे कि मैंने कहा कि ये सवाल भी अगर आप बातचीत ना करें तो ये भी फैशन से बाहर, एकेडमिक फैशन से, तो ये तो ज़रूरी है जिसको आप अभी कहना जो चाह रहे होंगे, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात, ये एक ख़ास किस्म का, मतलब एक सतह का मार्जिनाइजेशन एक चीज़ है, लेकिन एक होता है इंटरसेक्शनैलिटी, यानी अगर आप एक मुसलमान हैं तो आप मार्जिनलाइज्ड हैं, और अगर आप एक गरीब मुसलमान हैं तो और हैं, और अगर आप एक गैर पढ़े लिखे मुसलमान हैं तो और ज़्यादा हैं, और अगर आप एक औरत हैं तो और ज़्यादा हैं। आप बात समझ रहे हैं? और अगर आप एक आपका ऐसी बिरादरी से ताल्लुक है जिसको समाज में अच्छे से नहीं देखा जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑप्रेस्ड कास्ट को, ये देख रहे हैं इंटरसेक्शनैलिटी, मार्जिनलाइजेशन की कितने पैमाने पर है। तो ये अगर औरत हो, जो पूरा वुमेन का जो पूरी की जो हम बात करते हैं कैटेगरी अगर हम बात करें, तो ये तो एक लार्जर है जो हर कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है और जिस पे काफ़ी बातचीत होती रहती है और उस पर जुड़ा हुआ है। सवाल एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है मुसलमानों के हवाले से, ये सवाल आमतौर पे होता नहीं है, बहुत ज़रूरी है मुसलमानों के हवाले से कि आधी आबादी तो है ही वही जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो अब ये है कि औरतें, मतलब जो वुमेन हैं वो क्या करें, वो उनका पार्टिसिपेशन कैसा हो, या वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को देखें, जब तक ये तय करने वाले मर्द लोग होंगे। आप मैं समझ रहे हैं, लार्जर ये बहस दूसरी जुड़ी हुई है कि रिसोर्सेस पर, पावर रिलेशन में, डिसीजन मेकिंग में वगैरह वगैरह की कौन लोग ज़्यादा हैं। आप बताइए कि हमारे घरों के अंदर जो हाउस होल्ड जो एक्टिविटीज़ हैं, हम लोगों का कितना उसके अंदर पार्टिसिपेशन होता है? नहीं होता है, 0 के बराबर है, बहुत कम है। अगर उसमें भी करें तो एक सेंस ऑफ, मतलब मैं ही कह रहा हूँ, जो डिग्निटी के साथ और उसके साथ अगर आप जीना चाहते हैं तो अगर आप, इसी में कहते हैं ये जो मार्जिनलाइजेशन है या जो जिसको हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं या डिप्रीवेशन जो है, ये डिप्रीवेशन बहुत ही डीप एक साइकोलॉजिकल एक ऐसा एक मसला है जिसको अगर हम इंटरलाइज कर लें
तो वो हम उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब जैसे मैंने पहली बात जो हमने शुरू की थी कि एक माइंड सेट है कि भाई गरीबी तो ये तो पैथोलॉजिकल अप्रोच है कि गरीब तो इंसान सोच से होता है, नहीं होता सोच से, इंसान सोच से अमीर होता है। तो हमने कितना उसको इंटरलाइज किया हुआ ये बहुत बुनियादी सवाल है। कौन किसके हक में फैसला ले रहा है, कौन किसको डिक्टेट कर रहा है, ये बहुत तय होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना डिसीजन मेकिंग में, जितना रोल्स में जितना पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो बहुत ही रेडिकल बात मैं नहीं कह रहा मगर बहुत ही बुनियादी बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी समाज की जो पसमानदा है, अगर उसकी पसमानदगी को दूर करना है तो एक इंपॉर्टेंट मेजर ये भी है। उसामा सर, आपके वक्त के लिए और आपके गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू में बहुत सारी बातें सामने आई हैं। कुछ अहम बातें हैं कि पहली बात, जो मार्जिनलाइजेशन को एक वाइडर पर्सपेक्टिव में समझने की ज़रूरत है। इसके अंदर जो डाइवर्सिटी है उसको समझने की ज़रूरत है। इसके अंदर जो लोकलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम है उसको समझने की ज़रूरत है। उस पर हमारे गेस्ट ने बहुत तफसील से बात की है। साथ ही साथ जो इसका सल्यूशन है, जिसको हम एक सल्यूशन समझते हैं रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन को देखने का एक तरीक़ा और शायद बेहतर तरीक़ा ये है कि हम इसे एक रिप्रेजेंटेशन टूल समझकर हम इसको देखें और इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तीसरा, हमने विमेंस रोल को समझने की कोशिश की, उनका पार्टिसिपेशन इन डिसीशन मेकिंग, ख़ास तौर पे वो लोग अपने आप का रिप्रेजेंटेशन किस तरह चाहते हैं, उनकी जब हम आवाज़ सुनेंगे, उनकी जब हम बात सुनेंगे, उनको हम मौका देंगे पार्टिसिपेट करने का डिसीशन मेकिंग में, तब इनका रोल एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी के अंदर पॉजिटिव रहेगा और प्रोग्रेसिव रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस तवील गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह।